संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 में किया गया था और सन 2007 में आदिवासियों की अधिकार और संरक्षण के लिए 45 अनुच्छेद में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। मैं पढ़े लिखे लोगों से ये आग्रह करूंगा कि 2007 का वो घोषणा पत्र क्या है आदिवासियों के बारे में उसको जरूर पढ़ें। यदि हम उसको पढ़ लेंगे तो हम डंडे की चोट में अपनी बात को शासन प्रशासन में रख पाएंगे। तो आज का दिन हमें अपने हक अधिकारों की बात करते हुए हमारे अधिकारों और हमारे संस्कृति की संरक्षण के लिए बात करना है और उनके उपाय पर हमको चिंतन करने के लिए 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। ये है आज का उद्देश्य। और आज जो हम ये नाच गान कर रहे हैं ये सब हमारे संस्कृति का हिस्सा है और इनका संरक्षण प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब हम क्यों 9 अगस्त को इकट्ठे हुए इस बात को भी जानना जरूरी है। कौन है आदिवासी? हम पहले जान लेते हैं कि भाई आदिवासी है कौन। अभी 4 अगस्त को निर्वाण प्राप्त हुए झारखंड के हमारे आदिवासियों को जगाने वाले शिबू सोरेन जी कहते थे कि इस देश के आदिवासी यहाँ जो कई हजार साल से रह रहे हैं, जो सिंधु सभ्यता के बासिंदे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बासिंदे हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बासिंदे हैं, जिसको आर्य ने आज से 5000 साल पहले आक्रमण करके हमारी गोंडी सभ्यता को छिन्न भिन्न कर दिया। हम सब यहाँ के देशज मूल निवासी आदिवासी हैं। ये है आदिवासी और ये आदिवासी आज भले जनजाति एक अलग पहचान है अनुच्छेद 342 में, अनुसूचित जाति की अलग पहचान है 341 में, पिछड़े वर्ग की अलग पहचान है 340 में, लेकिन कालांतर में ये सब के सब आदिवासी थे। यह बात शिबू सोरेन जी भी लिखी। मैंने एक किताब लेके आई है, आदिवासी हिंदू नहीं है। उस किताब में इंजीनियर अरुण उराव जी भी ने लिखा है। मेरे पास एक और किताब लेके आया मैंने, गौड़ उत्पत्ति एवं विकास। इसमें प्रोफेसर कलिंगा साहब ने भी इस बात को लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आक्रमणकारी आर्य के दास बनना स्वीकार नहीं किए, जंगल की तरफ चले गए, वो जनजाति हो गए, पिछड़े जनजाति हो गए, और जो उनके अत्याचार के उनके साथ रहकर मुकाबला किए वो अनुसूचित जाति हो गए, और जो उनकी दास प्रथा को भले मजबूरी में हम इतने सारे लोग जाए कहाँ पर उनके स्वीकार कर लिए, वो आज के पिछड़े वर्ग हैं। तो ये सारे के सारे आदिवासी हैं। इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ये सब के सब आदिवासी हैं। लेकिन हम सारे आदिवासियों के हक अधिकार, जैसा मैं गोंडी साहित्य में पढ़ा हूँ, गोंडी साहित्य के अनुसार शंभु पार्वती के शासन काल के समय में आर्यों ने आक्रमण किया और बौद्ध इतिहास में राजा बृहदत्त के हत्या के बाद उन लोगों का यहाँ राजपाट आया और वहां से हम लोगों का दमन करना शुरू हुआ। पढ़े लिखे लोगों को इस बात का जानना जरूरी है। और उसके बाद से लेकर कई हजार साल तक हम जंगलों में रहकर, मैदानी क्षेत्रों में रहकर लगातार शोषण होते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा साहब ने 1917 में आदिवासियों के लिए वोट का अधिकार, आदिवासियों के लिए शासकीय सेवा में प्रतिनिधित्व और आदिवासियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने की बात चेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू कमेटी के समक्ष रखी थी। पहली बार कई हजार साल बाद 1918 में पहली बार आदिवासियों की बात हुई थी। दूसरी बार 1928 में आदिवासियों की बात हुई थी कि आदिवासियों को भी यहाँ के हक अधिकार मिलना चाहिए, शासन प्रशासन में उनकी पूरी भागीदारी, हिस्सा होनी चाहिए, जल जंगल जमीन है। और इस तरीके फिर आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में उनके अधिकार लिख दिए। और जब 1928 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंग्रेजों को बताया कि यहाँ कम से कम 750 आदिवासी जनजाति है जो कबीलों में, जंगलों में रहते हैं, उनकी पहचान करना जरूरी है कि वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं, जंगलों में कैसे वो लोग रह रहे हैं। इसीलिए 1936 में पहली बार 750 जनजाति की पहचान हुई और 1936 में एक जनजाति की सूची बनी। बाद में 1950 में फिर
सारे जनजातियों को पहचान देते हुए 342 अनुच्छेद में उनको शामिल किया और इस तरीके से कई हजार साल बाद आदिवासियों को उनके हक अधिकार के लिए कानूनी अधिकार भारत के संविधान में शामिल हुआ। साथियों, छोटे भाई एवं बहनों, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। कई हजार साल से जो काम नहीं हो रहा था वो संविधान में एक झटके में हो गया। हमको तो बारंबार ऐसे महानायकों को सत सत प्रणाम करना चाहिए और जब भी हम घर से निकले जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। आज उसी की वजह से यहाँ हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। अब क्या क्या अधिकार दिया हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? राजनीति में आरक्षण, अभी शशि सिंह बहन जी आई थी सरगुजा से चुनाव लड़ी थी, वे बता रही थी। भूलन सिंह मरावी साहब विधायक है शायद यहीं के, तो वे भी बाबा साहब के राजनीतिक आरक्षण की वजह से विधानसभा में पहुंचे हैं और वो हमारी बात कितना उठाते हैं नहीं उठाते हैं ये आप सब लोगों को आकलन करना है। मैं तो बिलासपुर से आया हूँ, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, आप सब लोगों को ये आकलन करना है क्योंकि वो आदिवासियों के राजनीतिक आरक्षण की वजह से ही विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में इस देश के देशज और आदिवासी लोगों को अधिकार दिया और इसी तरीके से नौकरी में भी और इसी तरीके से इन वर्गों के विकास के लिए रुपये पैसे व्यवस्था करने की भी बात भारत के संविधान में दिया। मैं आज इसी साल का उदाहरण दिखाऊं, आप लोगों को बताऊंगा तो एकदम ताज्जुब होगा और ये अकल्पनीय बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस साल केवल एक वर्ग, छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति वर्ग हैं उनके विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिले थे। 40,000 करोड़ का बट केवल एक जनजाति समुदाय के लिए है और ये 1980 से होता आ रहा है, 45 साल हो गया तो भाई। लेकिन अभी प्रेम नगर और अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, अभी भी हमारे लोग मिट्टी के घर में रह रहे हैं। भाई कहाँ जाता है इतना सारा 40,000 करोड़? भाई इस साल 40,000 करोड़ था, पिछले साल 36,000 करोड़ था, उसके पहले 30,000 करोड़ था, उसके पहले 28,000 करोड़ था, उसके पहले 25,000 करोड़ था, उसके पहले 20,000 करोड़ था। हर साल बजट बढ़ रहे हैं। ये कोई जनरल वर्ग का बजट नहीं है, केवल और केवल जनजाति के आर्थिक हितों में विकास के लिए था और इसकी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और जयपाल सिंह मुंडा जी की वजह से आया। और क्यों आया ये भी मैं बता देता हूँ। आप सब लोगों को पता है, मैंने बताया कि आदिवासी इस देश के शासक है। अब मैं इसका जीता जात का प्रमाण बताता हूँ। 267 रियासत, लेट तो नहीं हो रहे साहब, 267 रियासत भारत के गणराज्य में 1950 में शामिल हुआ है। मैं नाम गिना दूंगा, संबलपुर से लेकर जबलपुर तक, नागपुर से लेकर हमारे पूरा सरगुजा संभाग और झारखंड का संथाल परगना, जहां बिरसा मुंडा जी ने विद्रोह किया था आदिवासी हक अधिकार के लिए। क्या बोला था बिरसा मुंडा जी ने कि मैं अभी तो जा रहा हूं लेकिन आप लोगों को अपने शासनकर्ता जमात बनने के लिए संघर्ष करना है और अबुआ राज मुंडा जी ने, मतलब माओ पार्टी माओ राज, अबुआ डिशु अबुआ राज, हमारा राज हमारा शासन, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 244 में 5वीं 6वीं अनुसूची के रूप में स्थानीय प्रशासन के रूप में भारत के संविधान में शामिल किया। जिसकी बात बिरसा मुंडा जी कहते थे अबुआ डिशु अबुआ राज, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं था। बिरसा मुंडा जी को आंदोलन आज जो सरगुजा में आदिवासियों के जमीन लेकर जो गैर आदिवासी बैठे हुए इनको भगाने के लिए था। उस समय उनको महाजन कहते थे और यही लड़ाई शिबू सोरेन ने भी झारखंड में शुरू की थी। शिबू सोरेन के पिताजी क्या कहते थे पता है? शिबू सोरेन के पिताजी मास्टर थे। जब उन्होंने महाजनों के खिलाफ जब लड़ाई छेड़ी थी और जब वो क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसा झारखंड भी आदिवासी प्रदेश है तो वहां के आदिवासियों के भी जमीन को उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी लोग हैं वो आके कब्जा करने लगे थे। तो उनके खिलाफ शिबू सोरेन के पिताजी लड़ाई लड़े थे और उन्होंने एक नारा दिया था साथियों। क्या नारा दिया था? पहली पीढ़ी मारी जाएगी, शोभे सोरेन के पिताजी हत्या हो गई, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, शिबू सोरेन जिंदगी भर जेल गए और केंद्रीय मंत्री बने और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। इसलिए हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री है। ये नारा को चरितार्थ किया है और वे उनका नाम
बना था शिबू सोरेन का पता है? शिवचरण मांझी। हमारे मांझी समुदाय के थे शिबू सोरेन। अभी 4 अगस्त को उनकी देहावसान हुआ, निर्वाण प्राप्त हुए। मैं इस मंच के माध्यम से शिबू सोरेन जी को मैं सत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को झारखंड में जगाया है। झारखंड में जगाया ये बिरसा मुंडा जी के आंदोलन का परिणाम था। और इसी बात को लेकर संविधान को बचाने के लिए, संविधान की बात करने के लिए बहन शशि सिंह जी ये सब चीज को बात कह रही थी। यही सब बातों को याद करने के लिए ही एक दिन इकट्ठा होने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का घोषणा हुआ 1994 में, ताकि एक दिन पूरे विश्व भर के आदिवासी एक जगह इकट्ठे होकर अपने अधिकारों की बात करें, उनकी संरक्षण की बात करें। मैं अभी जैसे बजट की बात कह रहा था साथियों, 40,000 करोड़ का। अभी विधानसभा में जब भी कोई विधानसभा सत्र होता है तो जो लोग SC ST ग्रुप में पढ़े लिखे लोग रहे होंगे वो लोग देखते रहे होंगे कि मैं हर बार विधानसभा सत्र में, चाहे वो मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, बजट सत्र हो, 8-10 सवाल बना के भेजता हूँ आदिवासियों और SC OBC के अधिकारों पर। अभी मेरे एक सवाल को उधर सावित्री मंडावी विधायक जो है वे लगाई थी। मैंने पूछा था कि भाई आप 40,000 करोड़ का बजट बनाए हैं जनजाति के लिए, तो जनजाति की आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए जो मुख्य धारा में छूट गए, हमारी बहन जिला पंचायत सदस्य जी भी बोल रही थी कि जो आदिवासी मुख्य धारा से छूट गए, तो इस 40,000 करोड़ के बजट में आपने कितना पैसा उपलब्ध कराया है? ये सवाल मैंने विधानसभा में लगवाए थे। तो मुझे ज्ञात हुआ कि 40,000 करोड़ में से मुश्किल 5% पैसा ही, लगभग 2,000 करोड़, 40,000 करोड़ में से केवल 2,000 करोड़ ही हमारे ST वर्ग के आजीविका के लिए बनी है, रोजी रोटी के लिए बनी है। बाकी 40,000 में 48,000 करोड़ समझ लीजिए हमारी आजीविका के लिए नहीं है। तो क्या काम का भाई वो पैसा, क्या काम का? जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 46 में यह लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था, उनकी आय में अभिवृद्धि की व्यवस्था, और जो खाई है गैर ST और ST के बीच में जो खाई है, जो गैर आरक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग में जो दिनों दिन खाई बढ़ती जा रही है, इसको 10 साल में बांटना है। 45 साल हो गए भाई बजट बने, 1980 से 2025 में है। क्या आज तक खाई पड़ी है? मैं तो सूरजपुर में पिछले 7 साल से आ रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ये खाई 10 साल में बांटी गई है। और इसी बात को लेकर 9 अगस्त में हम लोगों को यहाँ दहाड़ना है और हमारे बच्चों को हमारे देश की असली इतिहास को बताना है कि कोई आदमी हमको थोप के चला गया है कि भाई ये तुम्हारे दादा है, ये हमारे परदादा है, हम उसको नहीं मानना है। हमारे दादा परदादा ये सब सारे लगे हुए हैं, इन्हीं की हमकी बात मानना है, इन्हीं को हमको पढ़ना है, इन्हीं को हमको मानना है, क्योंकि हमारे उद्धारक यही है। तो इतनी सारी व्यवस्था ये सारे हमारे नायकों ने हमारे लिए करके चले गए हैं, लेकिन इसकी बात हमको समय समय में विधानसभा में उठानी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसमें, अभी 11 जून को हम लोग रायपुर में इकट्ठे हुए थे सारे SC ST इन सारे मुद्दों को लेकर। तो मैं बस सरगुजा के 2 मुद्दे पर और बात करूंगा। 2 चीज यहाँ से छीन लिया गया है, एक स्थानीय आरक्षण और दूसरा भू अंतरण जो नियम है, भू राजस्व नियम, उसके धारा 1965 के धारा 6 के तहत आदिवासियों के जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकते, ये नियम में है। लेकिन 2017 में एक 2 पेज का आदेश निकाल के ये लीज और पट्टा में इसको ढील दे दिया गया है। मतलब आप आदिवासियों की जमीन तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उनको धोखे में रख के या उनको बरगला के आप 99 साल के लिए उसकी जमीन को लीज में ले सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ भाई उस कानून का? भूमि तो अंतरण बना हो गया, लेकिन धोखे से ऐसे कई है। मैं कल फेसबुक में देख रहा था, एक हमारे मित्र ने डाला था, कोई पत्रकार कवर किया है, सरगुजा क्षेत्र में 12 से 15 ऐसे उराव आदिवासी हैं जिनकी जमीनों को गैर आदिवासी लोग लीज में ले लिए हैं और वे 15 साल से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन वो जो नियम है 2017 का, जिसमें लीज और पट्टे को ढील दे दी है, उसके वजह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों,
हमें आवाज इसी 9 अगस्त के दिन ये बुलंद करना है कि वो जो 2017 का आदेश है जिसमें एसटी वर्ग के जमीन, जनजाति वर्ग की जमीन को किसी को भी लीज या पट्टे में देने का अधिकार दिया गया है, उसको खत्म किया जाए। और ये जब तक खत्म नहीं होगा हमारी जमीनें वैसे भी चली जाएगी। मैंने बोला था ना कि 267 राजा थे हमारे भारत में जिन्होंने अपने सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार को दी है। मैं रहने वाला सारंगगढ़ का हूँ। मेरे यहाँ का राजा नरेश चंद खुद आदिवासी राजा थे। राजा नरेश चंद मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश शासन काल में। मैं वही रहने वाला हूँ बिलासपुर में। तो मुझे पता है हमारे क्षेत्र के आसपास में सारी जमीन राजा नरेश चंद की हुआ करती थी। जब 1950 में हमारा देश बना और उसके बाद भूमि सेटलमेंट जब कानून हुआ तो सारे जो रियासत थे वो लोग सब के सब सरकार को अपनी जमीन दे दिए। और बदले में क्या मिला पता है साथियों? एक गोंडवाना ट्रेन। 267 रियासत के बदले एक गोंडवाना ट्रेन मिली, वो भी 4 घंटे लेट चलती है। और इसके वजह से हमको सुनना भी पड़ता है गोंडवाना ट्रेन 4 घंटे लेट जा रही है। हमने 267 रियासत की हजारों एकड़ जमीन भारत के गणराज्य में शामिल कर दिया। और आज हमारे लोगों को उद्योग लगाने के नाम पर, जंगल से विस्थापन के नाम पर एक झटके में बाहर कर दिया। भाई हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कहाँ? इतिहास उठाकर देखिए, एक समय में 5 प्रायद्वीप हुआ करते थे। उस 5 प्रायद्वीप का ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत, उन 5 प्रायद्वीप का शासन पंचमढ़ी से हुआ करता था, जिसके राजा थे शंभू गौड़ा, शंभू पार्वती। ये हमारे पेन पुरखे हैं। आप गोंड उत्पत्ति एवं विकास किताब को खोल के देखिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रोफेसर ककाली साहब ने लिखा हुआ है। वे बोले हैं कि उन्हीं के समय में आर्यों का आक्रमण हुआ और शंभू पार्वती के समय में जो एक बेहतर शासन व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दी गई है। हम इसी को बौद्ध साहित्य में पढ़ते हैं कि राजा बृहद्रथ के बाद से ये पूरा दमन शुरू हुआ। तो इस हमने ये सारा चीज सरकार को दिया है और हम इसलिए खुश हैं कि हमारे लिए पेशा कानून है 96 में। भाई जब हमारा जो संविधान है उसमें 2 संविधान है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे 2 संविधान। कैसे 2 संविधान? अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक ये सबके लिए है, हम में भी शामिल है। लेकिन हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है 5वीं और 6वीं अनुसूची में स्थानीय प्रशासन में। वहाँ के राजा हम हैं, वहाँ के जज हम हैं, वहाँ के सरपंच हम हैं, वहाँ के सब चीज हम हैं। मतलब हमारे अनुमति के बगैर कोई एक व्यक्ति सुई उठा के दूसरे जगह में नहीं ले जा सकता। और नारा देते हैं हम लोग, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ये हमारा नारा है। तो क्या ये नारा फलीभूत हो रहा है जमीन में? मैं बाबा साहब की एक कोटेशन याद करूंगा। बाबा साहब संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते वक्त बड़े कड़े शब्दों में कहा था। ध्यान से सुनेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो, यदि लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए वो संविधान बुरा साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो और लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए, संविधान बुरा साबित होगा और संविधान खराब भी रहेगा। यदि लोग अच्छे हुए तो संविधान को अच्छा बना देंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। और यह भी कहा था कि ये जो संविधान के भाग 4 में हमने राज्यों को आदेश दिया है कि इसके लिए बजट बनाना पड़ेगा, इनके लिए पृथक कानून बनाना पड़ेगा, इनकी आर्थिक अभिवृद्धि में व्याप्त करेगा। ये केवल घोषणा नहीं है, ये राज्यों को आदेश है। जो भी सरकार में आएगा इसको काम करना पड़ेगा। ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन आज हम 2025 में देख रहे हैं इससे हमारी जस की तस है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ने लिखने नौकरी में आने के बाद आज हम टाई कोट पहनने लायक बन गए हैं। इतना सुधार हुआ है इन 75 सालों में। इसीलिए आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ दहाड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था। मैं हमारे बच्चों को भी संदेश देना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस शिक्षा रूपी दूध को ही पीकर आज हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन इसी अधिकारों पर हमको बात करते हुए हमारे इसके संरक्षण के उपाय निकालने हैं। दूसरी बात, स्थानीय आरक्षण पर मैं कह रहा था। स्थानीय आरक्षण को 2022 में हमारे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये खारिज कर दिया कि आप बस्तर और सरगुजा संभाग में 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मैं न्यायालय के आदेश की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार जो पक्ष रख रही थी स्थानीय का, क्या उससे थोड़ी कमी हुई है? मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात को मैं पिछले बार सूरजपुर में भी बोला था। अरे भाई, जो प्रेम नगर में पढ़ने वाला बच्चा है, रघुनाथ
रायपुर में जो पढ़ने वाला बच्चा है और जो भिलाई और रायपुर में अच्छे संस्थान में पढ़ रहा है, यदि हम ये सामने में बैठी बच्ची है इसको तुलना करेंगे और जो बिलासपुर रायपुर में पढ़ रही है बच्ची उसका तुलना करेंगे, तो क्या दोनों समान है? बिल्कुल नहीं है। जबकि इसी को बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था कि जो समान है उसके साथ आप समान व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति असमान है उसके साथ समान व्यवहार करेंगे तो ये असमानता को कायम रखना है। और इसी की बात भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में बोला है कि असमानों को समान करने के लिए आप स्पेशल ट्रीटमेंट विशेष डोज दे सकते हैं, और यही डोज था स्थानीय आरक्षण। स्थानीय आरक्षण इसीलिए दिया गया है ताकि जो बिलासपुर और रायपुर और दुर्ग भिलाई के जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ आएंगे तो यहाँ के प्रतिभा का दमन होगा। यहाँ के जो लोग हैं वहाँ को तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी में रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए लेकिन वो केवल 2 कागज में नियम आई थी। तो हम चाहते हैं कि डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर अधिनियम लाए और यहाँ जो लोकल सरगुजा के लोग हैं वो यहाँ के पटवारी में, यहाँ के गुरुजी में, यहाँ के बाबू में यही लोग बने, बाहर के लोग ना बने। और इसके लिए भारत की संविधान इजाजत देता है। इसलिए स्थानीय भर्ती वाले मामले में हमको इसी आदिवासी दिवस के मौके पर मैंने बहुत खुश हुआ कि जो ज्ञापन बना है उसमें इस बात को लिखा हुआ है। मैं हर मंच में इस बात को बोलता हूँ क्योंकि सारी कानूनी बारीकियों को मैं समझता हूँ, इसलिए इस बात को रखता हूँ। हमारे आरक्षण को 6 साल से लटका के रखा है, 6 साल 10,000 स्कूल हमारे बंद हो गए। वैसे भी अब हमारे पास है क्या भाई? हमारे पास है क्या? जैसे मेरे पिताजी के पास 5 एकड़ जमीन है, 2 भाई हैं हम लोग, 2.5 एकड़ में दिन नहीं चलेगा भाई। नौकरी है तो चल रहा है, नौकरी नहीं रहेगी तो मतलब हमारे पास कुछ नहीं है। 267 रियासत की जमीन हमने दे दी, उससे बढ़िया तो हम सब आदिवासियों को बांट देते होते। सारे राजा प्रेमनगर के सारे हमारे आसपास के आदिवासियों को बांट देते। यहाँ के राजा काहे सरकार को जमीन की दिए भाई? आज हम लोग 2-2 रुपए के लिए लाले पड़ रहे। कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास, केवल एक संविधान है। लेकिन संविधान वो हथियार है, वो टूल्स है कि सब चीज आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन जो देने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी मनसा ठीक नहीं है हमको देने में, जो बाबा साहब ने कहा था। और यही बात यदि आप लोग देखेंगे तो 2007 में जो 45 अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, केवल हमारे भारत में नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 45 अनुच्छेद में आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र बनवाया है। अंग्रेजी में है, उसको पढ़िए, पढ़े लिखे लोग, हम बता देंगे हिंदी में क्या क्या लिखा है, उसको पढ़ लेंगे तो आपके जो ये रोम है वो रोंगड़े खड़े हो जाएंगे और लड़ने के लिए आप लोग आगे निकल जाएंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानता है कि भारत के आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इसकी बात भाई हमें उठाना है, क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब वो बच्चा रोता नहीं है। तो भाई हमारी बात हमको ही करना पड़ेगा। एक मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब कहा करते थे, भाई ना किसी हमदम से निकलेगा, ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा, तो कोई दूसरा हमारे पैर का कांटा नहीं निकालने आएगा। हमारे पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है हमको, जिसमें हम किसी भी असमानता रूपी वृक्ष को काट सकते हैं। एक वोट एक व्यक्ति एक समान अधिकार का, इसी में हम समान है। आज टाटा आपको एक उदाहरण मैं और बता के अपनी बातचीत को खत्म करूंगा। आप लोगों को याद होगा आज से 2 साल पहले मध्य प्रदेश में एक हमारे आदिवासी भाई के ऊपर एक बहुत बड़े नेता ने खुलेआम पेशाब कर दिया था। सोचिए हमारे ऊपर पेशाब, इतनी औकात है हमारे ऊपर पेशाब कर दिया। लेकिन धन्य है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि उन्होंने भारत के संविधान में हमारे लिए एक व्यक्ति एक वोट एक कीमत का अधिकार लिख दिया। तो वहाँ का मुख्यमंत्री भले घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन आके हमारे उस आदिवासी परिवार के उसके पैर को धोने पड़े, उसके जूठन खाने पड़े, पतंग खाने पड़े। ये संविधान की ताकत है, ये हमारे महापुरुषों की ताकत है। इसी वजह से वो लोग भले 5 साल ऐसी चमचमाती गाड़ी में घूमेंगे, लेकिन 5 साल में एक बार हमारे घर में जरूर आएंगे। प्यारे बच्चों, साथियों, 200, 400, 500, 1000 में हमारा काम नहीं चलेगा। मैंने बताया कि आदिवासी इस देश के राजा है। हम राजा हैं, हम क्यों मांगे भाई? हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले समाज के हैं। मैंने बताया ना 267 रियासत थी, राजा थे। मैंने बताया कि शंभू गौरी राजा थे, 5 महाद्वीप के, शंभू पार्वती राजा थे, 5 महाद्वीप के, कपूर लिंगो हमारे गुरु थे, जिनका जो नियम था, उनका अनुशासन था, 5 महाद्वीप में चलता था। पूरे एशिया
एशिया महाद्वीप में चलता था। ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, किताब में पढ़ सकते हैं, सब बात लिखी हुई है। ये अलग बात है कि जिस किताब को पढ़कर हम लोग पास हुए हैं उस किताब में ये बातें नहीं लिखी हुई है। शायद ये बातें लिखी गई होती तो आज आप सब लोग जान गए होते जो बात मैं बोल रहा हूँ। ये बात तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया, जब मैंने भी बाबा साहब को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, तो मैंने भी आदिवासियों के इतिहास को पढ़ा कि भाई है क्या आदिवासी। हमको समझ में आया कि आदिवासी इस देश के शुरू से राजा है, शासक है, लेकिन हम लोग शासक बन के अब याचक बने हुए हैं। वोट तो दे देंगे भाई, 5 साल में हमारे घर में आता है, लेकिन उस वोट की कीमत को नहीं समझे। एक मसीहा आया था जिसको मान्यवर कांसी राम साहब कहते हैं, वो हमारे लोगों को जगाया, और हमारे छत्तीसगढ़ में दादा हीरा सिंह मरकाम भी थे, उन्होंने भी जगाया था कि आप लोग जागो सारे आदिवासी और शासन सत्ता हमारे हाथ में लो। लेकिन कैसे शासन सत्ता लेंगे भाई? अभी भी तो हमारे 29 SC ST के विधायक जीत के जा रहे हैं और 10 SC के विधायक जा रहे हैं। क्या विधानसभा में हमारे कमी है? अकेले SC ST हम अपने दम पर किसी को भी झुकाने का मादा रखते हैं, लेकिन किस विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हैं ये मायने रखता है। क्या हमारे साथ दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा है? क्या हमारे साथ जयपाल सिंह मुंडा जी की विचारधारा है? क्या हमारे साथ बिरसा मुंडा जी की विचारधारा है? और जब तक ये महापुरुषों की विचारधारा के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम केवल और केवल यस सर यस सर यस सर कहने वाले बोलेंगे, हम आदेश देने वाला नहीं बोलेंगे। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, कभी और मौका मिलेगा तो पूरी आप लोगों को आजीविका की बात करने आऊंगा। एक अंतिम बात और मैं बोल दूं, अभी सारे सहायक आयुक्त को, जितने भी सहायक आयुक्त है जिले में, सबको भारत सरकार एक चिट्ठी भेजी है, 3 महीने से भेजी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ वाले एक्शन नहीं लिए हैं। वो पूछे हैं कि सूरजपुर जिले में आदिवासियों को किस किस क्षेत्र में विकास के लिए कितने पैसे चाहिए, ये पूछे भारत सरकार ने। और सारे सहायक आयुक्त को चिट्ठी दी है। क्या सर्व आदिवासी समाज को चर्चा के लिए जिले के कलेक्टर बुलाया है? नहीं बुलाया है। मैं बता दूं साथियों, हर जिला के कलेक्टर में एक राज्य योजना एवं निगरानी समिति काम करती है। उस समिति में 2 आदिवासियों को लेना है, एक अनुसूचित जाति को लेना है, और उससे पूछेगी बता तेरी रजा क्या है। हम बोलेंगे कि प्रेमनगर में हमको क्या क्या चाहिए, हम बोलेंगे रघुनाथपुर में हमको क्या क्या चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में। क्या हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है? क्या यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है? या हमारे गांव की रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई है? क्या हमारे आसपास एक ऐसे बच्चे हैं जो विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है? इन सारी बातों की व्यवस्था है। तो मैं 267 रियासत की बात कर रहा था, तो 267 रियासत जब हम भारत गणराज्य में मिले तो उसके बदले में एक और हमको चीज मिला। क्या मिला? अनुच्छेद 275(a). अनुच्छेद 275(a) में जहां जहां आदिवासी है वहां 100% भारत की सरकार फंड जारी करती है। हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ ये हमारे 275 अनुच्छेद के तहत हमारे स्टेट को 30% मिलता है, और इसी से एकलव्य आवासीय विद्यालय चलता है, और बहुत सारे योजना इससे चलती हुई है। तो मैं हमारे पढ़े लिखे भाई से ये आग्रह करूंगा कि अभी आने वाले 1-2 दिनों में आप सहायक आयुक्त के साथ बैठे, मेरा नंबर भी रख लेंगे, हमारे को साहब है, और कलेक्टर को भी पूछे कि साहब ऐसा ऐसा पत्र हमको संज्ञान में आया है, हमको इस क्षेत्र के लिए देखिए। साथियों, आप सबको थोड़ा से पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा इस पर शासन को चलते रहता हूँ, लेकिन आगे अकेला व्यक्ति सब जगह काम नहीं कर पाएगा। मैं पूरे राज्य की व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सूरजपुर के भाई, बलरामपुर के भाई, सरगुजा के भाई अपना जिम्मेदारी समझ लेंगे तो नीचे के काम इधर हो जाएगा, ऊपर के काम मैं कर लूंगा भाई, क्योंकि वो हमारे पैसे हैं। मैंने बताया ना, 40,000 करोड़ में केवल 2,000 रुपए आजीविका के लिए थमा दिए, जबकि 40,000 करोड़ में कम से कम जो आदिवासी की हमारी स्थिति है छत्तीसगढ़ में, कम से कम 20,000 करोड़ हमारे आजीविका के लिए लगने चाहिए, उद्योग व्यवसाय के लिए लगने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बहुत इत्मीनान से